फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, थायोनाइल क्लोराइड इज अ मेथड प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के नंबर ऑफ मेथड है। एक जिसमें से मेथड है थायोनाइल क्लोराइड, इस तरह से हम बनाते हैं जिसमें OH ग्रुप क्लोरीन से रिप्लेस होता है, बाई प्रोडक्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। तो ये जो मेथड है दिस इज द बेस्ट मेथड। अब उसी का रीजन पूछा गया है, क्या है? तो बेस्ट मेथड है। अब उसका रीजन क्या है कि इस मेथड में जो ये बाई प्रोडक्ट बनते हैं SO2 एंड HCl, ये दोनों के दोनों गैस होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और हमें एकदम से प्योर फॉर्म एल्काइल हैलाइड की मिलती है। तो जिस वजह से ये जो थायराइल क्लोराइड वाला मेथड है ये बेस्ट मेथड। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ये क्या क्वेश्चन है? देखिए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं मेनली दो पॉइंट्स पर, एक तो मोलर मास और एक डिपेंड करते हैं उनकी क्लोज पैकिंग इन देयर लैटिस या मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो बनता है उसके अंदर क्लोज पैकिंग पे। तो ये है आपका पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ये भाई पैराडाइक्लोरोबेंजीन। और आगे बात की गई है ऑर्थो एंड मेटा, तो ऑर्थो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन क्या होंगे? ये आपका है ऑर्थो मेटा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और ये है जी आपका पैराडाइक्लोरोबेंजीन, सॉरी मेटा है, पैरा तो हमने पहले ही ले लिया, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब जैसा कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया दो पॉइंट्स पर डिपेंड करते हैं, तो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड जो कि यहाँ आप देख पा रहे हो तीनों का सेम है, और दूसरा जो होता है पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन देयर स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल कितना क्लोजली पैक्ड है, तो आप देख रहे हैं वो डिपेंड करता है सिमेट्री पर। तो ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है इट इज मोर सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब सिमेट्रिक होने की वजह से इट क्लोजली पैक्ड इन इट्स लैटिस स्ट्रक्चर या इन मोलिकुलर स्ट्रक्चर, तो जिस वजह से इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो अब आपको इतना ज्यादा कुछ स्टोरी नहीं बतानी है, सिंपली एक वर्ड का आंसर दे सकते हो, बिकॉज इट इज मोस्ट सिमेट्रिकल एंड क्लोजली पैक्ड इन स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर और इमिसिबल। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि कोई एल्काइल हैलाइड है ये, और ये नेचर में पोलर है। पोलर क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है, ये कार्बन है यहाँ पर। चलिए एक बार कार्बन की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये एक एल्काइल हैलाइड है जहाँ की हेलोजन कार्बन से बॉन्डेड है। तो क्योंकि हेलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पे आता है स्लाइट नेगेटिव चार्ज और इस पे होता है स्लाइट पॉजिटिव, मींस इट इज पोलर इन नेचर। ठीक है, तो पोलर इन नेचर। और वाटर जो होता है वो भी नेचर में पोलर है, वही यहाँ स्लाइड 2 नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड पॉजिटिव, तो वाटर भी पोलर है। तो रूल के अकॉर्डिंग लाइक डिजोल्व लाइक हम जानते हैं, लाइक डिजोल्व्स लाइक, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पोलर सब्सटेंस पोलर में सोलुबल होते हैं, यानी कि हेलो एल्केन्स वाटर में सोलुबल होने चाहिए। यही उन्होंने बोला है कि पोलर तो हैं बट पोलर होने के बाद भी ये वाटर में इनसोल्यूबल है। ठीक है जी, इनसोल्यूबल है। क्यों है अब ऐसा? अब उसका रीजन समझिए। देखिए यहाँ पर दो तरह की इंटरेक्शन है, एक वो इंटरेक्शन है जो एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल से एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के बीच ही होने वाली है, यानी कि हम कहेंगे इनकी प्योर इंटरेक्शंस, या सेल्फ इंटरमोलिक्यूल का ये प्योर फॉर्म भी बोल सकते हो, या आप कह सकते हैं सेल्फ इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन, सेल्फ इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन। ठीक है जी, इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल में भी सेल्फ इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन होंगी, यहाँ भी सेल्फ इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन है। ठीक है,
अब जब इन दोनों को डिसॉल्व करते हैं तो एक इंटरेक्शन और जनरेट होती है जो कि एल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में होती है। इनको कह सकते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शंस, म्यूचुअल इंटरेक्शन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि जो इनकी म्यूचुअल इंटरेक्शंस होती है एक्चुअली इट इज वीकर देन देयर सेल्फ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। तो जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है इट इज वीकर देन, लेस देन कह दी या वीकर देन, ठीक है जी, वीकर देन देयर सेल्फ इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन। अब इसी वजह से वाटर में हेलोएल्केन इनसोल्युबल है, हालांकि ये पोलर है फिर भी। आप या तो इस तरह से जवाब देंगे, यह एक बहुत ही अच्छा सा टेक्निकल सा आंसर है, आप सीधा सा दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ हेलोएरिन्स, ठीक है भाई, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ हेलोएल्केन्स is not sufficient to break the hydrogen bonding। मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, हेलोएल्केन में जब वाटर ऐड करेंगे तो ये एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब वो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो इतनी लेस होती है कि वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाती है। वाटर मॉलिक्यूल में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको ब्रेक नहीं कर पाता, इस वजह से ये लेस सोल्यूबल। तो दोनों तरीके से जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई लो क्या चलता है, हाँ जी आगे। एक्सप्लेन व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइक्लोराइड। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये है आपका क्लोरोबेंजीन, डायपोल मोमेंट की बात हो रही है, और ये है आपका क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, जब यहाँ रेजोनेंस होता है तो यहाँ कार्बन और हेलोजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो ये अल्काइल हैलाइड है आपके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ से, इस रेजोनेंस की वजह से क्लोरोबेंजीन के अंदर कार्बन और जो आपका हेलोजन ग्रुप है यानी कि क्लोरीन, वहां पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, ये रहा। इस वजह से डबल बॉन्ड होगा तो पोलराइजेशन कम हो जाएगी, और पोलराइजेशन कम होगी तो डायपोल मोमेंट लेस। सीधा सा आंसर आपको यही बताना है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, जो कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में नहीं है, तो जिस वजह से क्लोरोबेंजीन की डायपोल मोमेंट लेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी ब्यूटाइल। ये लीजिए भाई, हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर चुके हैं, तो हमने कहा था पहला तो मोलर मास पे डिपेंड करता है, फिर कहीं ना कहीं उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और पहले इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है, मोलर मास कंपेयर करेंगे। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये है आपका एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है भाई। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, ये देखिए, ये है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अब दोनों एक दूसरे के आइसोमर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब मोलर मास तो दोनों के सेम ही है, ठीक है जी, मोलर मास तो है इक्वल, तो ये तो अब अफेक्टिव रहा नहीं। अब देखना होता है फिर हमें इनका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखें तो जो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसमें स्टेट चेन है, यानी कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है मॉलिक्यूल का। अब सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्ग। वहीं अगर टर्शरी ब्यूटाइल में देखें तो ब्रांचेज आ गई है, ये ब्रांचेज से क्या होता है, एक तो सरफेस एरिया कम होता है, दूसरा पॉइंट जब ये ब्रांचेज आती है तो मॉलिक्यूल्स जब लैटिस में, जब अभी हमने पहले ही बात की है, इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर पैक्ड होते हैं, तो ये ब्रांचेज उस पैकिंग को लूज बना देती है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को पास नहीं आने देती, यानी कि पैकिंग लूज हो जाती है, और लूज पैकिंग होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम हो जाएंगे। तो इस वजह से एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ज्यादा है।
अब इतना कितना लिखना है वो भी आप समझ लीजिए, सिंपल सा आंसर देंगे। इन केस ऑफ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड देयर इज अ लार्ज सरफेस एरिया एंड मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, स्टेट चेंज, दे आर क्लोजली पैक्ड इन लैटिस और इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बस इतना ही आंसर देना है, इससे ज्यादा कुछ भी आंसर देने की आपको फालतू में जरूरत नहीं है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हेलो एल्केन्स इजीली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अभी पीछे हमने क्वेश्चन में बात की थी कि जो हेलो एल्केन्स है वो वाटर में तो इनसोल्यूबल है, ये हेलो एल्केन है और ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, डिसॉल्व नहीं होते, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सोल्यूबल। अब सोल्यूबल का रीजन वही है जो वहां इनसोल्युबिलिटी का था। सेल्फ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस जो होती हैं वाटर में और एल्काइल हैलाइड में, वो उनकी म्यूचुअल इंटरेक्शन से बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एल्काइल हैलाइड, इनकी जो सेल्फ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होती हैं वो ऑलमोस्ट म्यूचुअल इंटरेक्शंस के इक्वल होती है। सेल्फ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर ऑलमोस्ट इक्वल टू म्यूचुअल इंटरेक्शंस। इतना ही बताना है आपको, और इसी वजह से हेलो एल्केन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सोल्व होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे आ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये देखिए क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, ये आपका एक हैलोएरिन है, इसमें जो हैलोजन ग्रुप है इसको हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां से हैलोजन माइनस, ठीक है जी, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो अभी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किसी भी हैलोएरिन में, ये हैलोएरिन है, उसमें अगर नाइट्रो ग्रुप आ जाए, चलिए नाइट्रो ग्रुप हमने यहां लगा दिया, अब कहता है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, ये और ज्यादा इजीली हो जाता है। ये क्वेश्चन में बोला गया, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है अब ज्यादा इजीली होने लगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेस इजी था, यानी कि ये कहिए लेस रिएक्टिव था, ये मोर रिएक्टिव, यानी कि रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई। वही बात की गई है क्वेश्चन में भी कि नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे आ जाए, अगर ये पैरा पे भी होता तब भी ऐसा ही करता, इंक्रीज द रिएक्टिव। रीजन क्या है, अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए, रीजन क्या है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे इजीली अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होती है। ठीक है जी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां होगी वहां इजीली अटैक करेंगे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है एंड डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, बिकॉज ऑफ विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स मोर इजीली हो। बस इसी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव। इतना ही आप आंसर देंगे, एक बार दोबारा से सुन लीजिए कितना आंसर देना है। आप कहेंगे नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन which is an electron withdrawing group decrease the electron density on benzene nucleus या benzene ring and makes easy for a nucleophile to attack। ये आंसर है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी ज्यादा देने की, टू द पॉइंट आंसर देना है, फालतू में कुछ नहीं बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहते हैं, आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमोपेंटेन, 3 कंपाउंड दिए हैं, विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये तो सभी जानते हैं, अगर चैप्टर सभी ने पढ़ा है तो हेलो एल्केन एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। अब यहाँ कंपाउंड दिए गए आपको 3, ये लीजिए, एक तो 2 ब्रोमोब्यूटेन है, एक 1 ब्रोमोब्यूटेन है, तो ये तो हो गया आपका 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, दूसरा बोला है 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये लीजिए 2 ब्रोमोब्यूटेन की भी बात कर लेते हैं, ये हो गया आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन। और एक और दिया गया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, अब वो क्या है,
वो कुछ इस तरह से है, ये लीजिए, जिसको टर्जरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। ये था आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन और ये है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, इसमें एक कार्बन और रखना पड़ेगा तभी ये ब्यूटेन बनेगा। हाँ जी, अब ठीक है। CH3CH2, तो 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल हो गया ब्यूटेन। ठीक है, अब ये पूछता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन इजीली एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेगा या परफॉर्म करेगा। तो अब आप ये जान लीजिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, वो होता है कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। कार्बोकैटायन मतलब इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट जो बनेगा वो एक कार्बोकैटायन होगा जहां कार्बन पे पॉजिटिव होगा। अगर अब बात करें इसकी, तो ये एक प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा। यहाँ पे हैलोजन जाने के बाद पॉजिटिव आएगा तो ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा और ये बनाएगा टर्जरी कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सभी को पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो इजीली प्रोड्यूस होगा, वही इजीली हैलोजन को रिलीज करेगा, तो बड़ी आसानी से एलिमिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो बस यही इसका लॉजिक है। तो इसने क्वेश्चन पूछा इन तीनों में से विच विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्ट इजीली, तो विच इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। रीजन कोई पूछ, रीजन क्या बताना है, रीजन में आप बता देंगे बिकॉज इट फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। बस हो गया, इतना ही आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड which one gets easily hydrolyzed with aqueous solution NaOH। अब ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहते हैं कि क्लोरोबेंजीन है आपके पास, ये लीजिए, उसको एक्वस NaOH से रिएक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड होता है ये CH2Cl, इसको भी एक्वस NaOH से रिएक्ट कर रहे हैं। कहता है कौन इजीली रिएक्ट होगा। अगर यहाँ की बात करें तो ये रिएक्शन होती है अबाउट 200 से 300 ATM प्रेशर लगाएंगे और कम से कम 673 केल्विन टेम्परेचर, तब ये रिएक्शन होगी। जबकि ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में हो जाती है। हम कह सकते हैं कि दिस बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव, यही पूछा है। और वाई का पूछा है रीजन, तो वाई का रीजन आप समझ लीजिए। वाई का रीजन ये है कि जो हेलो एरीन्स होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आएगा, ये पहले बता देता हूँ, आगे फिर भी मिलने वाला है आप। हेलो एरीन्स होते हैं जो विच आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब उसका क्या रीजन है, उसके 4 डिफरेंट रीजन बताए गए हैं। सभी को अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, एक तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है जी, डबल बॉन्ड आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। दूसरा पॉइंट कि यहां से हेलोजन जाने के बाद जो फिनाइल कार्बोकैटायन बनता है, फिनाइल कार्बोकैटायन, it is not resonance stabilized, not resonance stabilized, ये रीजन है। थर्ड रीजन क्या देंगे कि जो हेलोजन होता है ना, यहाँ कार्बन के साथ sp2 हाइब्रिड कार्बन से बॉन्डेड है। हाइब्रिडाइजेशन में जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। जबकि हेलो एरीन में बात करें तो ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, मतलब हेलो एल्केन में, हेलो एरीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके साथ हेलोजन बॉन्डेड है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड। और फोर्थ एंड फाइनल आंसर, लास्ट रीजन ये कह सकते हैं कि बेंजीन के अंदर ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड है तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो न्यूक्लियोफाइल तो वहां इजीली अटैक करेगा ना जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी।
क्योंकि यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए इस पे अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन 4 डिफरेंट रीजन की वजह से आप कह सकते हैं कि हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव, सो बेंजाइल क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रेशन मोर इजीली। कितना आंसर देगा? मैं एक बार फिर बता दूं, ये क्लोरोबेंजीन की जो लेस रिएक्टिविटी के 4 रीजन है, ये बार बार आपके सामने आएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब है कि ये जो ब्यूटेन 2 है, जैसे कि ये है जी आपका ब्यूटेन 2, ठीक है, इसमें ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन आपका कायरल कार्बन, कायरल कार्बन एटम, ठीक है। अब अगर ये कायरल कार्बन एटम है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब लाइट को रोटेट करेगा, ठीक है। अब लाइट को रोटेट करने हैं कंपाउंड तो 2 तरह के होते हैं, लिवो रोटेटरी यानी कि लेफ्ट में रोटेट करे उसके लिए माइनस का साइन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट में करे उसके लिए प्लस का साइन। यहाँ बोला गया प्लस माइनस, यानी कि ये मिक्सचर है, प्लस रोटेटरी और माइनस रोटेटरी, यानी कि लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी दोनों का मिक्सचर है, ये मतलब है यहाँ पर इस प्लस माइनस का। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है कि ब्यूटेन 2 प्लस माइनस का जो यानी कि रेसिमिक मिक्सचर है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसको रेसिमिक मिक्सचर भी बोलते हैं भाई, याद रखें, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अब वो इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये इक्विमोलर है, इक्विमोलर मिक्सचर होता है, इक्विमोलर मिक्सचर मतलब दोनों का अमाउंट सेम होता है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, यानी कि अगर दोनों के 1-1 मोल ले लें या 1-2 ले लें या 3-3 तो वो इक्विमोलर मिक्सचर है। अब क्योंकि एक जो आइसोमर है वो लिवो रोटेटरी है, दूसरा डेक्स्ट्रो है, तो वो इक्वल अमाउंट में होने की वजह से दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देते हैं, सो दैट इज व्हाई द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। अब सिंपल सा सीधे वर्ड में क्या आंसर आप दे दोगे, आप बोलेंगे कि इट इज, हाँ ये भी आप समझ लीजिए कि जो ये कंपाउंड होते हैं, जैसे कि ये आपने कहा ये एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये 2 तरह का होगा, एक लिवो होगा एक डेक्स्ट्रो होगा। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑपोजिट होती है, इनको एनंसियोमर्स कहें। ठीक है भाई, एनंसियोमर्स। तो ये जो प्लस माइनस का रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनंसियोमर्स। ठीक है, तो आपको ये आंसर देना, ये वर्ड तो जरूर यूज करना है एनंसियोमर। तो आप क्या कहेंगे, प्लस माइनस ब्यूटेन 2 is an equimolar mixture of 2 enantiomers which is racemic in nature and hence it is optically inactive। बस इतना ही बोलोगे तो आंसर आपका सफिशिएंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो भाई हम जानते हैं कि जब किसी एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट कर दें ड्राई ईथर की प्रेजेंस, तो बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो कैसे बनता है वो तो हमें पता है। अब ये कह रहा है कि इसको जो बनाते हैं तो एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस कंडीशन देखिए ड्राई सोलवेंट लिया गया, मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, मॉइस्चर की कोई जरूरत नहीं है, तब ग्रिग्नार्ड एजेंट हमें मिलेगा। अब मॉइस्चर होगी तो क्या होगा, एक्चुअली अगर मॉइस्चर हुआ मतलब वाटर हुआ तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और हाइड्रोलाइज्ड होकर के ये एल्केन बनाता है। ठीक है जी, RMgX जो है हाइड्रोलाइज होकर के एल्केन बना लेता है इस तरह से, और यहाँ से MgOH हो गया माइनस, ये तो बाई प्रोडक्ट है, बट प्रॉब्लम ये है कि एल्केन बन जाता है। ठीक है, अब अगर हम मॉइस्चर एनवायरनमेंट में ले लेंगे यानी कि वाटर की प्रेजेंस में ले लेंगे तो हम हेलो एल्केन और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके बनाना तो चाहते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट, बट मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से वो बन जाएगा एल्केन। ठीक है, तो हमें तो एल्केन ही मिलेगा ना, तो इस वजह से मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाना है तो एनहाइड्रस कंडीशन में ही बनाया जाए। तो सीधा सा आंसर क्या देंगे, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कन्वर्ट टू एल्केन, बस ये आंसर दे दो। इस वजह से इसको एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक बार बोल रहा है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड की बात की जाए। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन CH3Cl। दो कंपाउंड है, एक क्लोरोबेंजीन है, तो ये तो आपका क्लोरोबेंजीन है, एक क्लोरोमीथेन है, ये आपका क्लोरोमीथेन है। यहाँ भी एक क्लोरीन कार्बन का बॉन्ड है, यहाँ भी एक क्लोरीन कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्लोरीन कार्बन का बॉन्ड जो क्लोरोबेंजीन में है उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी लेस है, ये बॉन्ड थोड़ा शॉर्ट है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन वही है रेजोनेंस, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। रेजोनेंस जब इस तरह से डीलोकलाइज होंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कार्बन और हेलोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा इस तरह से। अब जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड से लेस होती है। सिंगल बॉन्ड लेंथी होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो गई। तो सीधा सा आंसर बस इतना ही बताना है आपको कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, सो दैट इज व्हाई द बॉन्ड लेंथ इज लेस कंपेयर टू क्लोरोमीथेन। जो सफिशिएंट आंसर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। नेक्स्ट, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अभी अभी हमने बात की थी कि रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर तो एननसियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर है, एननसियोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एननसियोमर्स विच कैंसिल आउट द ऑप्टिकल रिएक्टिविटी ऑफ ईच अदर। इस वजह से ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव। अभी जो डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन फिर आएगा, तो आ गया है जी ये क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, गिव रीजन। तो वही 4 रीजन है। अगर क्लोरोबेंजीन है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़ा मुश्किल होता है, आसानी से होता नहीं है। वही 4 रीजन। नंबर 1 के पार्शियल डबल बॉन्ड है बिटवीन हेलोजन एंड कार्बन। नंबर 2 जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है, फिनाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। जो फिनाइल कार्बोकेटाइन कैसा होता है वो भी चलिए बता देते हैं। फिनाइल कार्बोकेटाइन जो बनता है, इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। वो फिनाइल कार्बोकेटाइन क्या होगा? फिनाइल कार्बोकेटाइन एक्चुअली ये होता है, लीजिए हेलोजन जाने के बाद यहाँ पॉजिटिव आ जाए। अब इस पॉजिटिव की वजह से जो डिलोकलाइजेशन का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो यानी कि स्टेबलाइजेशन नहीं होती है, इस वजह से ये लेस रिएक्टिव हो गया। तीसरा रीजन, ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन के साथ जिसके साथ बॉन्डेड है वो कार्बन sp2 है हाइब्रिडाइजेशन में। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए भी लेस रिएक्टिव है, आसानी से टूटेगा नहीं। और फोर्थ, क्योंकि बेंजीन रिंग है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना इसके ऊपर बड़ा मुश्किल होता है। तो ये 4 रीजन आप बताएंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, अलग अलग वर्ड्स में पूछा जाता है, लेकिन हमेशा यही रीजन होते हैं। कभी कभी एक रीजन पूछ लेते हैं, कभी 2 रीजन भी पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल। ये वही देखिए काम की बात है। क्लोरोफॉर्म है CHCl3। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए और थोड़ा सनलाइट उसको मिल जाए तो वो एक पॉइजनस गैस बनाती है, COCl2, ठीक है, और HCl। ये एक टॉक्सिक गैस है, नाम है फोस्जीन, फोस्जीन जो कि टॉक्सिक गैस है। तो इसी वजह से क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ये हिप्नोटिक है, इसको यूज किया जाता है, डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं जब किसी पेशेंट की का कोई क्रिटिकल ट्रीटमेंट करना है तो उसको थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसकी कुछ डोज दी जाती है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाए तो एक पॉइजनस गैस बनती है जो कि टॉक्सिक है, तो उस पेशेंट के लिए रिस्क हो सकता है। इस वजह से इसको हमेशा डार्क कलर की बोतल में रखते हैं सो दैट कि सनलाइट इसमें एंटर ना करे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बाद यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन मैं बता देता हूँ, इसको जब भी फिल करते हैं तो बिल्कुल बोतल को अप टू ब्राइम फिल करते हैं। मान लीजिए ये आपकी बोतल है,
तो इसको बिल्कुल यहाँ तक फिल करेंगे। जनरली लिक्विड होते हैं यहाँ तक फिल करते हैं, बट नहीं, इसको बिल्कुल अप टू ब्राइम फिल किया जाता है क्लोरोफॉर्म को। वो इसी वजह से फिल किया जाता है कि इसमें कोई ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना रहे। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन कंबाइंड आता है, व्हाई डज द क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल एंड फील्ड अप टू ब्राइम। तो बस यही रीजन देंगे, बिकॉज क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए हाईली टॉक्सिक पॉइजनिंग गैस। ये आंसर हो गया। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद केआई। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जब हम किसी एल्कोहल को, यानी कि इथेनॉल है मान लीजिए, इसको केआई से रिएक्ट करते हैं। केआई से रिएक्ट करना इसलिए होता है कि हमें इसको एल्काइल हाइड्राइड में बनाना होता है। तो कह रहा है कि यहाँ हमें एक एसिड की जरूरत होती है, लेकिन वो एसिड H2SO4 नहीं होना चाहिए, कोई और एसिड होना चाहिए। H2SO4 यूज नहीं कर सकते। तो हमें उसी बात का जवाब देना है कि क्यों नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं करने का रीजन ये होता है कि इस रिएक्शन में क्या है, ये रिएक्शन देखिए 2 स्टेप में परफॉर्म होती है। पहले KI एंड H2SO4 रिएक्ट करके बनाते हैं KHSO4 प्लस HI। अब ये जो HI बना है, ये अब दूसरे स्टेप में इस एल्कोहल से रिएक्ट करे। ये एल्कोहल है, इससे जो HI प्रोड्यूस हुआ वो रिएक्शन करेगा और इस तरह से वाटर माइनस होगा, और वाटर माइनस होकर के ये एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, इस तरह से एल्काइल आयोडाइड बनता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो HI जो प्रोड्यूस हुआ है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आप या मान लीजिए, स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं ना, मतलब मोस्ट स्ट्रॉन्ग कह सकते हो सभी हेलोजन एसिड्स में, मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बट जो H2SO4 हमने यूज किया है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, तो ये करता क्या है, ये एक्चुअली जो HI बना है, जिसको कि हम बोल रहे हैं कि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस कर देता है HI H2SO4 को, और H2SO4 इसको कर देता है ऑक्सीडाइज, और ये क्या बना देते हैं, आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यानी कि जो HI बना था उसको रिएक्शन तो करनी थी एल्कोहल के साथ यहाँ, बट वहां एल्कोहल से रिएक्शन करने जाए उसी से पहले H2SO4 ने इस HI को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दिया। HI रहा नहीं तो फिर एल्कोहल से रिएक्शन कैसे हो, तो एल्काइल आयोडाइड कैसे बने। तो ये रीजन, ठीक है, ये कंसेप्ट था। इसी वजह से हम H2SO4 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन तो हो गया, इक्वेशन भी लिखनी पड़े, लेकिन अगर ये क्वेश्चन जनरली 1 मार्क में ही आता है तो आपको इतना बड़ा कुछ देने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आंसर लिख देंगे, बिकॉज H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतना ही आंसर देना है और कुछ भी ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 17th क्वेश्चन। देखिए ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। ये क्या कह रहा है कि भाई कोई एल्काइल हैलाइड है आपके पास से, ये कोई एल्काइल हैलाइड, जब हम उसको KCN से रिएक्शन कर देते हैं तो वो हेलोजन ग्रुप को साइनाइड से रिप्लेस कर देता है। ये लो साइनाइड बन गया और KX माइनस हो गया। यहाँ से कह रहा है वहीं पर अगर किसी हैलाइड को हम AgCN से रिएक्ट कर दें तो देखो रिएक्शन तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, और जैसे यहां से KX माइनस हुआ ऐसे यहां से AgX भी माइनस होता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वहां तो साइनाइड लगा और यहां बनता है आइसोसाइनाइड। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, कहता है कि हेलो एल्केन्स react with KCN to form alkyl cyanide as a major product while AgCN forms isocyanide as a major। तो उस बात का रीजन हमें, उस बात का रीजन देखिए क्या होता है। प्रॉब्लम ये है कि जो KCN आप यूज कर रहे हो ये एक आयोनिक कंपाउंड है, तो ये इस तरह से पोटासियम आयन में और साइनाइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो कहने का मतलब सॉल्यूशन में साइनाइड आयन हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। अब जब साइनाइड आयन फ्रीली अवेलेबल है तो इसके पास कार्बन भी है बॉन्ड बनाने के लिए और नाइट्रोजन भी है,
और दोनों में से कोई भी बॉन्डिंग कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है इट इज स्ट्रोंगर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो इस केस में जो साइनाइड आयन फ्रीली अवेलेबल है जो इस कार्बन से बॉन्डिंग करने जा रहा है वो स्टेबल बॉन्ड बनाने के चक्कर में कार्बन से बॉन्ड करता है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्टेबल है, तो कार्बन ही कार्बन से बॉन्ड करता है, तो साइनाइड। ठीक है। वहीं अगर हम AgCN की बात करें तो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड है तो मीडियम में डालने के बाद, सॉल्वेंट में डालने के बाद ये डिसोसिएट नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पर साइनाइड आयन फ्रीली अवेलेबल नहीं है, कार्बन ऑलरेडी सिल्वर के साथ बॉन्डेड है, तो अकेला नाइट्रोजन ही बचता है फर्दर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। इस वजह से नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होने की वजह से ये आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो ये आपको रीजन देना है। अब आप इसका रीजन चाहे तो 2 पॉइंट में दे दें। क्या दे देंगे एक बार दोबारा से केयरफुली सुनिए। फर्स्ट पॉइंट में कहेंगे कि व्हेन KCl इज treated with alkyl lead तो it provides cyanide ion freely in the solution, so carbon and nitrogen both are available to form bonding with carbon atom, but carbon carbon bond is more stable than carbon nitrogen bond, so that is why cyanide is the major product. But in case of AgCN which is covalent, so only nitrogen is available to form bond with carbon atom, and hence as a result of which it forms isocyanide as a major product. ठीक है, बस यही आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये पहले आ चुका है तो दोबारा से रिपीट हो रहा है आई थिंक। हाँ रिपीट हो गया, जाने दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैराडाइरेक्टिंग, ये भी लो भाई बात समझ लीजिए, NCERT का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ये जो क्लोरीन है ये ऑर्थो पैराडाइरेक्टिंग ग्रुप है, जबकि है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करे, कोई भी जैसे कि मान लीजिए हम ये एक एल्काइलेशन कर रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होता है, विड्रॉल, तो वो इलेक्ट्रोफाइल जो लगता है वो लगता है मेटा पोजीशन पे। ACl था तो ये CH3 यहाँ मेटा पे आएगा, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। और जो डोनर ग्रुप होते हैं उनकी प्रेजेंस में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो ऑर्थो पे जाता है या पैरा पे जाता है। ठीक है, बस ये आप समझ लीजिए। अब क्वेश्चन पे आइए, कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब अगर हेलोजन विड्रॉइंग है तो मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, तो मेटा पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बट कह रहा है उसके बावजूद भी ये ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन देखिए। उसका रीजन ये है कि जो क्लोरीन है ये भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से विड्रॉइंग है, बट एट द सेम टाइम ये रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है। यानी कि दोनों बिहेवियर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से विड्रॉ कर रहा है, प्लस R यानी कि प्लस रेजोनेंस की वजह से डोनेट कर रहा है, बट प्रॉब्लम कि रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ड्रॉइंग इफेक्ट। तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि नेट ये डोनर बनता है, इस वजह से सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पे और पैरा पे करता है। बस इतना ही आंसर देना है, कुछ ज्यादा बात बताने की जरूरत नहीं। हालांकि NCERT की बुक में बहुत खींच करके इसको एक्सप्लेन किया गया, बट जरूरत नहीं। नेक्स्ट चलिए, डायपोल मूवमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन, ये अभी भी हमने डिस्कस किया था। ये इस फॉर्म में भी आता है कि डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, या फिर इस फॉर्म में भी आता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन इज लेस देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। हमने पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो वहां रीजन क्या था कि यहाँ रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड आता है। यहाँ जब रेजोनेंस होगा तो पार्शियली डबल बॉन्ड आएगा, उस वजह से बॉन्ड लेंथ कम होती। तो सेम रीजन यहाँ पर पोलरिटी का भी है। ठीक है जी, या डायपोल मोमेंट का है, तो डबल बॉन्ड हो गया तो डायपोल मोमेंट लेस होते। तो आंसर सीधा इतना ही देना है, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन द डायपोल मोमेंट इज लेस देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्काइल हैलाइड 2 पोल आ गया, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलिए, आउट ऑफ C6H5CH2Cl एंड देखो इसका अलग स्ट्रक्चर ही समझ लेते हैं। C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग है,
लो जी, और उसके ऊपर CH2 और Cl, यानी कि ये हो गया आपका बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। जबकि दूसरा कंपाउंड क्या दिया है, ये आप देखेंगे तो एक तरह का एल्काइल हैलाइड है, लेकिन ये एल्काइल हैलाइड आपका सेकेंडरी, क्योंकि ये दो बेंजीन रिंग है, इस कार्बन पे एक Cl है। कहता है विच इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज विद KOH, एक्वस। अब एक्वस KOH के साथ आसानी से हाइड्रोलाइज कौन होगा बेटे, हमने पहले भी डिस्कस किया ये क्वेश्चन, शायद सेकंड या थर्ड ही क्वेश्चन था, कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल बनाता है वो ज्यादा इजीली रिएक्टिव है। तो देख सकते हो अब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा। इसी के साथ साथ ये जो कार्बोकैटायन होगा इसमें दो बेंजीन रिंग होने की वजह से ये मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होगा। ठीक है भाई, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इस वजह से दिस वन, इसका नाम क्या दे सकते हो आप, इसका नाम दे सकते हो डाइफिनाइल क्लोरोमीथेन इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज कंपेयर टू क्लोराइड। ये इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए रीजनिंग क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए एक लास्ट और बच गया है, इसको भी देख लेते हैं, रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि एल्काइल क्लोराइड इज treated with aqueous KOH leads to the formation of the alcohol, but in the presence of alcoholic KOH it forms major product alkene। ये देखिए पहले रिएक्शन देखते हैं, इसके एग्जांपल फिर समझ आएगा क्वेश्चन क्या कहता है। ये एक आपका एल्काइल हैलाइड, चलो हेलोजन ले लेते हैं, कोई क्लोरीन है, इसमें डाला हमने KOH एक्वस, तो इट अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन, इस तरह से हेलोजन OH से रिप्लेस हो जाएगा। वहीं सेम एल्काइल हैलाइड में अगर हम KOH डाल दें एल्कोहलिक, तो कह रहा है कि ये एलिमिनेशन करता है इस तरह से, मतलब यहां से HCl और यहां से HCl माइनस करता है, डिहाइड्रोलिनेशन। तो ये था सब्स्टिट्यूशन और ये है एलिमिनेशन। ठीक है भाई, अब यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब एक्वस KOH डालते हैं तो सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, एल्कोहलिक डालते हैं तो एलिमिनेशन क्यों होता है। अब उसका रीजन समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है, 2 पॉइंट में इसका आंसर देंगे। नंबर 1, जब हम KOH को एक्वस में लेते हैं तो ये पूरी तरह से ब्रेक होकर के हमें OH आयन प्रोवाइड करता है। ठीक है, OH आयन, और OH आयन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो हेलोजन को बड़ा इजीली रिप्लेस कर देता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए बीटा हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, लेकिन ये जो OH है ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है, हेलोजन को तो रिप्लेस करता है, बट इट इज नॉट ए गुड लुईस बेस। क्यों, क्योंकि जब ये एक्वस मीडियम में पड़ा है, OH आयन वाटर के मीडियम में पड़ा है, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। आप या तो ऐसे लिखिए कि ये हाइड्रोलाइज हो गया, या फिर आप इस तरह से कहिए कि ये वाटर के साथ कंबाइन हो चुका है, इस तरह से। और वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होने से इसका बेसिक कैरेक्टर, ठीक है जी, बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाता है, और इतना डिक्रीज होता है कि ये बीटा से हाइड्रोजन को निकाल नहीं कर पाता है, जो कि एसिड की फॉर्म में निकलता है। सो दैट इज वाइट अंडरगोज ओनली सब्स्टिट्यूशन। ये तो थी बात यहाँ की, लेकिन जब एल्कोहलिक मीडियम में करते हैं तो क्या होता है, एल्कोहलिक मीडियम में भी OH तो मिलता ही है, अब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो हेलोजन को निकाल देता है। बट एट द सेम टाइम जब हम कोई भी एल्कोहल ले रहे हैं इस तरह से, तो ये एल्कोहल साथ ही साथ एल्कोक्साइड आयन भी बनाता है। ये एल्कोक्साइड आयन है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है। ठीक है भाई, लुईस बेस है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि बड़ी आसानी से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देता है। सो दैट इज व्हाई इट अंडरगोज एलिमिनेशन। ये इसका आंसर था। अब अगर प्रॉपर वर्ड में आंसर देना है तो एक बार आप दोबारा समझिए, 2 पॉइंट में देंगे। नंबर 1, इन केस ऑफ एक्वस KOH, OH which is a strong nucleophile replaces the halogen easily, but because of hydration with water molecule its basic character decreases and hence unable to eliminate beta hydrogen and hence
undergoes only substitution. But in case of alcoholic medium, OH, which is a strong nucleophile, replaces the OH. At the same time, alkoxide ion from alcohol, which is a strong Lewis base, easily eliminate beta hydrogen and undergoes elimination. बस sufficient है, इतना ही आंसर आपको दे। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा हेलो एल्केन हेलो एरिन का चैप्टर, और इसी के साथ हमारे ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमारे यहाँ पर कवर